Hey Vangshan family, welcome back. Promise made my life hell का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। 20 दिन बीत चुके थे और अब सिर्फ 10 दिन बचे थे। अगर इन 10 दिनों में विंग का ऑपरेशन नहीं हुआ तो विंग की मौत पक्की थी। पर विंग वो अपनी जिद पर अभी भी अड़ा हुआ था। वो किसी भी हालत में ये ऑपरेशन नहीं करवाना चाहता था, जिस वजह से हर कोई उसे मनाने की कोशिश कर रहा था। पर क्या इन सब चीज़ों का कोई फ़ायदा था? जवाब था नहीं, क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा जिद्दी बन चुका था। 20 दिन पहले वांगजी विंग को मनाने उसके मेंशन भी गया था, मतलब उसके मदर फादर के मेंशन पे। पर विंग ने वहाँ भी वांगजी की इंसल्ट की और उसे बहुत कुछ सुना दिया था और बाद में अपने गार्ड्स थ्रू वांगजी को फोर्सफुली उस मेंशन से बाहर निकाल दिया था। और वांगजी वो बेचारा कुछ भी नहीं कर पाया था। वांगजी, शुयांग, शाओ शिनचैन, वेन्निंग, मेंग्याओ, लैन सिचैन, यानली, नी मिंजो, नी हुसैन, हर कोई विंग को मनाने की कोशिश कर रहा था, पर विंग सबको कोल्डली मना कर रहा था। सब बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे, क्योंकि विंग की हालत इन 20 दिनों में बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। अचानक ही उसके नोज से और माउथ से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती थी। वीकनेस, वेट लॉस और चक्कर आना, आंखों के सामने अचानक डार्कनेस हो जाना, अचानक ही कहीं पर भी अनकॉन्शियस हो जाना, इन सब सिम्टम्स को विंग के अंदर क्लियरली देखा जा सकता था, जिस वजह से सब और भी ज़्यादा डर चुके थे। विंग के लाइफ के लिए हर कोई प्रे कर रहा था और विंग को किसी न किसी तरह से मनाने की कोशिश कर रहा था। पर विंग वो अपने ही मज़े में था, उसे इन सब चीज़ों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। विंग खुद बहुत ज़्यादा दर्द में था, पर फिर भी वो खुद को ट्रीट कराने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं था। शुयांग ने जैसा कि कहा था, वर्ल्ड के बेस्ट डॉक्टर्स की टीम हमेशा से ही रेडी रहती थी। विंग के ट्रीटमेंट के लिए जितने भी इक्विपमेंट्स लगने वाले थे वो सब भी रेडी करवा के रखे थे। अब बस विंग के हाँ की इंतज़ार थी, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट था। पर विंग वो बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं था। लान वांगजी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था। वो ऑलरेडी अपने अनबॉर्न चाइल्ड को खो चुका था, पर अब वो अपने ओमेगा को खोने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं था। उसने विंग को मनाने की बहुत सारी कोशिश की थी, यहाँ तक कि उसने विंग के सामने बेग भी किया था, पर विंग वो तो जैसे स्टोन हार्टेड हो चुका था। उसे ना वांगजी के एफर्ट्स दिखते थे, ना ही किसी और के। इनफैक्ट शुयांग और शाओ शिनचैन तो विंग पर बहुत ज़्यादा चिल्ला भी चुके थे, उसे डांट चुके थे, उसे समझा चुके थे। प्यार से, डांट से, ज़बरदस्ती से हर कोशिश की जा रही थी ताकि विंग मान सके, पर विंग का जवाब वो चेंज हो ही नहीं रहा था। शुयांग, शाओ शिनचैन और वांगजी तीनों ने भी अपने वर्क को टोटली इग्नोर कर दिया था और वो इन 20 दिनों में सिर्फ और सिर्फ विंग के पीछे ही भाग रहे थे। शुयांग ने और शाओ शिनचैन ने बहुत कोशिश की थी ताकि वो विंग को लाइफ की इम्पोर्टेंस समझा सके। वो विंग को एक नई होप देना चाहते थे ताकि विंग अपना डिसीजन चेंज कर सके, पर विंग की लाइफ में अब जैसे होप बची ही नहीं थी। और ये सच भी था, विंग की लाइफ में अब कुछ भी बचा नहीं था। वांगजी बिल्कुल सेफ था। विंग जिस बच्चे के लिए जीना चाहता था उसे वांगजी ने पहले ही ख़त्म कर दिया था। विंग के मॉम डैड, जिससे विंग सबसे ज़्यादा प्यार करता था, वो ख़त्म हो चुके थे। लानी का वादा भी कंप्लीट हो चुका था, तो अब विंग की लाइफ में कुछ बचा ही नहीं था, ऐसा विंग को लगता था। इसीलिए विंग इस लाइफ को अब जीना ही नहीं चाहता था। विंग ने भी इन 20 दिनों में कुछ भी नहीं किया था। वो तो बस ग्रैंड वेडिंग के पीछे लगा हुआ था। एक्चुअली विंग की जो लास्ट विश थी, विंग उसे अपनी आंखों के सामने कंप्लीट होते देखना चाहता था। विंग शुयांग और शाओ शिनचैन की एक ग्रैंड वेडिंग करवाना चाहता था और विंग इन 20 दिनों में इसी वेडिंग के पीछे भाग रहा था। उसने सारी प्रिपरेशन करवा दी थी, वेडिंग हॉल से लेकर वेडिंग ड्रेस तक सब कुछ विंग के पसंद का था। और शुयांग और शाओ शिनचैन वो दोनों बस विंग को ऐसे देख रहे थे। विंग की आंखों में जो खुशी होती थी वो वेडिंग की प्रिपरेशन करते हुए उसे देखकर अक्सर शुयांग और शाओ शिनचैन की आंखों में आंसू आ जाते थे, पर वो कुछ भी नहीं कर सकते थे सिवाय इस वेडिंग के करने के। इसीलिए वो भी इस वेडिंग को अब करना चाहते थे। फाइनली आज
22nd डे था, मतलब 22वां दिन। और आज शुयांग और शाओ शिनचैन की एक ग्रैंड वेडिंग थी। विंग ने इस वेडिंग में बहुत सारे एफर्ट्स लगाए थे। उसने एक एक चीज़ खुद अपने हाथ से की थी, क्योंकि विंग के लिए शुयांग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था और वो अब सिर्फ अपनी लाइफ में शुयांग को ही खुश देखना चाहता था। वो चाहता था कि उसके जाने के बाद शुयांग खुश रहे और उसे भी कोई संभाले, और शुयांग को संभालने की ताकत सिर्फ और सिर्फ शाओ शिनचैन में थी। इसीलिए विंग उन दोनों के लिए बहुत ज़्यादा खुश था। वेडिंग स्टार्ट हो चुकी थी। शुयांग और शाओ शिनचैन दोनों ने भी वॉव्स ले लिए थे और उन्होंने किस थ्रू इस वेडिंग को लॉक भी कर दिया था। विंग ने शुयांग और शाओ शिनचैन के लिए हनीमून प्लान किया था, पर शुयांग ने उस हनीमून पर जाने के लिए मना कर दिया था, क्योंकि अब विंग के पास सिर्फ 8 दिन बचे थे और अगर शुयांग और शाओ शिनचैन दोनों भी हनीमून पर चले जाते तो विंग के साथ कुछ भी हो सकता था। इसीलिए उन्होंने जाने से पहले ही मना कर दिया था। विंग ने उन दोनों के डिसीजन की रिस्पेक्ट करते हुए मैंशन में ही बहुत ब्यूटीफुल रूम डेकोर करके रखा था। शादी होने के बाद विंग खुद शुयांग और शाओ शिनचैन को उनके वेडिंग चैम्बर तक छोड़ने गया था और बाद में वो खुद अपने रूम में चला गया था सोने के लिए। अब लान वांगजी भी विंग के साथ इसी मैंशन में रहता था। इस मैंशन में अब विंग, शुयांग, शाओ शिनचैन और लान वांगजी, ये 4 पर्सन रहते थे। विंग का ज़्यादातर ख्याल और विंग के ज़्यादातर आसपास वांगजी रहता था और विंग इन सब चीज़ों के लिए वांगजी को कभी भी मना कर ही नहीं सकता था। विंग को पसंद तो नहीं था कि वांगजी हमेशा उसके आगे पीछे घूमे, पर उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था, इसीलिए वो भी कुछ नहीं बोलता था। विंग और शुयांग को लेकर वांगजी की दिमाग में जो भी चीज़ें चल रही थी वो अब बहुत सी क्लियर हो चुकी थी, मतलब ऑलमोस्ट सारी ही क्लियर हो चुकी थी। वांगजी समझ चुका था कि विंग शुयांग को अपना बड़ा भाई मानता है और विंग शुयांग की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है। ऊपर से वांगजी के दिल में विंग के लिए जो भी डाउट्स थे वो भी पूरी तरीके से क्लियर हो चुके थे। विंग को जब भी पहले कॉल्स आते थे और विंग 2-2, 3-3 दिन गायब रहता था, तो विंग एक्चुअली शुयांग और शाओ शिनचैन के पास ही जाता था ताकि वो उन दोनों के साथ भी वक्त बिता सके। ये भी वांगजी को पता चल चुका था और अब जब सारे डाउट्स क्लियर हो चुके थे, वांगजी की लाइफ में बस एक ही टारगेट बचा हुआ था और वो था विंग को ऑपरेशन के लिए मनाना। और वांगजी उस पर पूरी तरीके से फोकस कर रहा था, क्योंकि वांगजी जानता था कि अगर ये टारगेट मिस हो गया तो वांगजी ना सिर्फ विंग को बल्कि अपने खुद को भी, अपने प्यार को भी और अपने आप को भी खो देगा। इसीलिए ये टारगेट कंप्लीट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था वांगजी के लिए, और वांगजी उसके लिए कुछ भी करने के लिए रेडी था, कुछ भी। शुयांग और शाओ शिनचैन दोनों भी अपने वेडिंग चैम्बर में थे, वही दूसरी तरफ विंग अपने रूम में था। आज जब विंग ने इस रूम में एंटर किया था, पता नहीं क्यों, पर उसे कुछ खाली खाली लग रहा था। एक्चुअली इससे पहले इन 20 दिनों में विंग जब भी इस रूम में एंटर करता था उसे कहीं ना कहीं वांगजी दिख ही जाता था, पर आज इतनी रात होने के बावजूद भी वांगजी इस रूम में नहीं था, जिसे देखकर विंग को थोड़ा खालीपन महसूस हो रहा था। पर विंग खुद को ही समझाता है कि ये तो उसके लिए अच्छा है, वांगजी अगर उसके पास नहीं है तो ये विंग और वांगजी दोनों के लिए भी सही है। यही सोचते हुए विंग रूम में एंटर करता है, वो फ्रेश होता है और जाके बेड पर लेट जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है, पर पता नहीं क्यों आज उसे नींद नहीं आ रही थी। इन 20 दिनों में वांगजी को अपने करीब देखने की विंग को आदत हो चुकी थी, क्योंकि वांगजी हर रात विंग को अपनी बाहों में लेकर सोता था, उसके लिए अपने स्मूदिंग और कामिंग फेरोमोन्स रिलीज करता था जिससे विंग पीसफुली सो सके। ऊपर से वांगजी की वो वार्मनेस, उसका वो प्यार, आज विंग उसे इस बेड पर मिस कर रहा था। ऐसे ही लगभग आधी रात हो चुकी थी। विंग अब वांगजी के बारे में सोचते सोचते ही सो चुका था। अचानक रात को विंग का मोबाइल रिंग करने लगता है। विंग अपनी स्लीपी आईज से ही इधर उधर मोबाइल को ढूंढने लगता है। उसे मोबाइल बेड के साइड टेबल पर रखा हुआ दिखता है। विंग वैसे ही लेटे हुए अपने हाथों को मूव करते हुए उस मोबाइल को पकड़ता है और
स्क्रीन पर नाम देखता है। वो कॉल लान वांगजी की थी। विंग पहले तो इतनी रात को वांगजी की कॉल देखकर थोड़ा शॉक हो जाता है, या यूँ कहा जाए वो थोड़ा परेशान हो जाता है, क्योंकि अभी मिडनाइट हो चुकी थी और वांगजी का इतनी रात को कॉल आना विंग के लिए थोड़ा स्ट्रेसफुल था। फिर भी विंग उस कॉल को रिसीव कर लेता है, पर आगे से वो जो सुनता है उसे सुनकर विंग की नींद उसकी आंखों से टोटली उड़ चुकी थी। विंग तुरंत उस बेड से नीचे उतरता है और अपनी तेज कदमों से और हड़बड़ी में रूम से बाहर निकल जाता है। उसके हाथ में अभी भी उसका मोबाइल था। विंग हड़बड़ी में अपने रूम से बाहर निकलता है और वो सीधा मेंशन के मेन डोर की तरफ जाने लगता है। उसने अपनी कार कीज भी उठा ली थी। विंग मेंशन से अभी बाहर निकला ही था कि तभी विंग को महसूस होता है कि किसी के स्ट्रॉन्ग आर्म्स ने उसे जकड़ के रखा है। उस पर्सन ने विंग को एक हाथ से स्ट्रांगली पकड़ लिया था और दूसरा हाथ जिसमें कुछ था, कोई क्लोथ्स, उस पर्सन ने उस क्लोथ को विंग के माउथ पर रख दिया था। विंग उस पर्सन से छूटने के लिए बहुत स्ट्रगल करता है, पर विंग उस पर्सन की ग्रिप से छूट नहीं पाता और देखते ही देखते विंग अनकॉन्शियस हो जाता है। वो पर्सन जैसे ही महसूस करता है कि विंग ने अब स्ट्रगल करना बंद कर दिया है और वो टोटली अनकॉन्शियस है, वो तुरंत ही विंग को अपने आर्म्स में उठा लेता है। पता नहीं कैसे और क्यों, पर जो मेंशन हाईली सिक्योर रहता है, आज उस मेंशन के आसपास एक गार्ड भी नहीं था जो विंग को आकर बचा सके, या एटलीस्ट शुयांग और शाओ शिनचैन को विंग की कंडीशन के बारे में इन्फॉर्म कर पाए। विंग को उस आदमी ने बहुत आसानी से उठाकर अपनी कार में रख दिया था और कार में विंग को कंफर्टेबली लेटाकर वो पर्सन कार की ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। कुछ ही देर बाद वो कार जंगल के सुनसान रास्तों से होते हुए एक ह्यूज मेंशन के आगे रुक गई। विंग अभी भी अनकॉन्शियस था, इसीलिए उसे एहसास ही नहीं था कि वो है कहाँ। वो पर्सन कार से नीचे उतरा। उसने विंग को भी फिर से अपने स्ट्रॉन्ग आर्म में कैरी किया और वो विंग को उस मेंशन के अंदर लेके गया। पता नहीं कितना टाइम बीत चुका था, पर अब विंग की धीरे धीरे आईज ओपन हो रही थी। विंग अभी भी आधा कॉन्शियस और आधा अनकॉन्शियस स्टेज में ही था। तब उसने अपने आसपास का माहौल देखने की कोशिश की। तब विंग को रियलाइज हुआ कि वो किसी अनफैमिलियर जगह पर है। जैसे ही विंग को ये फील हुआ, उसने तुरंत ही अपनी आंखों को ओपन किया और वो इधर उधर देखने लगा। विंग उस जगह को देखकर टोटली शॉक था, क्योंकि जगह बहुत ज़्यादा अजीब थी, वियर्ड थी और विंग को समझ में नहीं आ रहा था कि उसे यहाँ लाया कौन, वो भी इतनी वियर्ड जगह पर। विंग उस जगह को देख ही रहा था कि तभी विंग ने कुछ महसूस किया और उसने अपने खुद की तरफ देखा। विंग अभी भी नाइट ड्रेस में था। जैसे ही विंग ने अपनी हालत देखी, वो टोटली शॉक हो चुका था, क्योंकि विंग एक चेयर पर बैठा हुआ था और उसका एक हाथ हैंडकप से टाई किया गया था। विंग अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, पर विंग का हाथ छूट ही नहीं रहा था। ऊपर से जगह बहुत अजीब वाइब दे रही थी, क्योंकि वो पूरा रूम टोटली वाइट था और वो रूम 2 हिस्सों में डिवाइड था और उस रूम को डिवाइड करने के लिए बीच में एक बहुत बड़ा सा ट्रांसपेरेंट ग्लास लगाया गया था और विंग उस ग्लास के एक साइड को था। विंग जिस पार्ट में था, मतलब उस रूम के जिस हिस्से में विंग था, वो पार्ट छोटा था और बाकी का रूम बहुत बड़ा था। मतलब ग्लास के एक साइड का हिस्सा छोटा था जहाँ विंग बंधा हुआ था और बाकी पूरा रूम बहुत बड़ा था। विंग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, पर कुछ भी हो, उसे पता नहीं क्यों अंदर से बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। उसे लग रहा था कि कुछ तो गलत होने वाला है। विंग को जैसे ही यह महसूस हुआ, उसने तुरंत अपने पॉकेट में मोबाइल ढूंढने की कोशिश की, क्योंकि विंग को याद था कि उसे रात को वांगजी के नंबर से कॉल आया था कि वांगजी का एक्सीडेंट हो गया था और विंग उसे ही लेने वांगजी के पास जा रहा था। पर मेंशन से बाहर निकलते ही विंग को किसी ने किडनैप कर लिया था।
विंग इतना समझदार तो था कि उसे पता था कि जो भी किडनैपर है उसने मोबाइल निकाल लिया होगा, पर फिर भी एक होप थी, इसीलिए विंग अपने पॉकेट्स में मोबाइल ढूंढने लगा, पर उसे मोबाइल नहीं मिला। विंग अब निराश हो गया। उसने इधर उधर देखा तो उस रूम में कोई भी नहीं था, इसीलिए विंग चिल्लाने लगा हेल्प के लिए, पर उस रूम में कोई भी नहीं आ रहा था। विंग और भी ज्यादा डर चुका था। विंग पिछले 10 मिनट से लगातार उस रूम में हेल्प के लिए चिल्ला रहा था। उसे जहाँ खुद की भी फिक्र हो रही थी, वही दूसरी तरफ उसे वांगजी की भी फिक्र हो रही थी, क्योंकि वांगजी का एक्सीडेंट हुआ ऐसा विंग को पता चला था। इसीलिए विंग को कैसे भी करके वांगजी के पास पहुंचना था, पर वो खुद अब कहाँ है यही उसे नहीं पता। इसीलिए वो और भी ज्यादा रिएक्ट कर रहा था और जोर जोर से चिल्ला रहा था, जिस वजह से विंग की हेल्थ पर भी इफेक्ट पड़ रहा था। पर अभी विंग को खुद की फिक्र नहीं थी, उसे कैसे भी करके वांगजी के पास पहुंचना था और खुद को भी इस कंडीशन से छुड़ाना था, क्योंकि विंग सामने वाले के इंटेंशंस नहीं जानता था। लगातार 10-15 मिनट ऐसे ही चिल्लाने के बाद विंग को रियलाइज हुआ कि उसके कानों में अभी अभी कोई आवाज गई है। विंग ने तुरंत उस आवाज की डायरेक्शन में देखा। तब उसने देखा कि उस रूम का डोर ओपन हुआ और वहां से एक पर्सन एंटर किया। वो पर्सन बहुत ज्यादा फेमिलियर था विंग के लिए। विंग उस पर्सन को यहाँ देखकर टोटली शॉक हो चुका था। उस पर्सन ने टोटली वाइट क्लोथ्स पहन के रखे थे, वाइट टी शर्ट और वाइट जीन्स। इतना सारा वाइट देखकर विंग का ही सर चकरा रहा था। खैर, उस पर्सन ने विंग की तरफ देखा और उसके चेहरे पर एक सॉफ्ट स्माइल आ गई। वो पर्सन ग्लास की इस साइड आ गया, मतलब विंग जहाँ बंदा था उस साइड को। वो पर्सन जाकर विंग के बिल्कुल सामने खड़ा हो गया। विंग ने उस पर्सन की तरफ थोड़ा गुस्से से देखा और कहा, इनफैक्ट अपनी रूड टोन में कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और ये सब क्या है, खोलो मुझे। पर उस इंसान के चेहरे पर अभी भी वही सॉफ्ट स्माइल थी और उसने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया था। इनफैक्ट वो विंग के सामने अपने चेस्ट के पास अपने दोनों हाथों को फोल्ड करके खड़ा था और विंग को ही अपने इंटेंस नजरों से देख रहा था। विंग अब इरिटेट हो चुका था, क्योंकि विंग ने बहुत सी बार उस पर्सन से कहा था कि मुझे खोलो, जाने दो, क्या कर रहे हो मेरे साथ, क्यों लाए हो मुझे यहाँ। पर उस पर्सन के मुंह से एक वर्ड तक बाहर नहीं आया था, जिस वजह से विंग बहुत ज्यादा गुस्सा था और उसका गुस्सा उसकी आंखों में और आवाज में साफ तौर पर नजर भी आ रहा था। उस पर्सन को अपने सामने ऐसा खड़ा देखकर और अपने सवालों का कुछ भी जवाब ना देते हुए देखकर विंग और भी ज्यादा गुस्सा हो गया। उसने उस पर्सन की तरफ और भी अपनी आवाज को रेज करते हुए कहा, तुम पागल हो चुके हो, क्या कर रहे हो तुम, खोलो मुझे, और ये क्या मजाक लगा के रखा है। पर उस सामने खड़े पर्सन पर 1% भी विंग की बातों का असर हो ही नहीं रहा था। उसकी चेहरे पर वही सॉफ्ट स्माइल थी और आंखों में विंग के लिए बहुत सारा प्यार नजर आ रहा था, जिसे देखकर विंग इरिटेट हो रहा था। सो इनफ फॉर टुडे गाइस। आजकल थोड़ा बिजी चल रही हूँ। लाइफ मेरी प्रॉब्लम में है या प्रॉब्लम ही मेरी लाइफ बन चुकी है, यही समझ में नहीं आ रहा। इसीलिए चैप्टर थोड़ा लेट अपलोड कर रही हूँ, इसीलिए आई एम सॉरी। आई होप आप सब लोग समझेंगे और मुझे सपोर्ट भी करेंगे। सो अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स थ्रू मुझे ज़रूर बताना कि आज का चैप्टर आपको कैसे लगा। गुड बाय, टेक केयर, एंजॉय योर ब्यूटीफुल लाइफ।